तो हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट होता है वो होता है हमारा हिस्टोरिकल डेज। जैसे हम जानते हैं कि हमारे बहुत से लोग जो हमारा इतिहास नहीं जानते, हम उनके पास ये भी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि हमारे जो रिलेटेड डेज हैं, जो हमारा हिस्ट्री है, हम उनको बताने की कोशिश करते हैं। और हमारे साथ बहुत ही प्रिय डॉक्टर सुजाता जी, जो कि खुद एक डॉक्टर हैं, पीएचडी हैं, एमफिल हैं। उन्होंने काफ़ी हाईली एजुकेट प्राप्त किया है बाबा साहब के आशीर्वाद के साथ। तो वो हमारे इस प्रोग्राम के सदस्य हैं। और हमें जो हमारा हिस्टोरिकल डेज हैं एवरी संडे बताते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर सुजाता जी से, प्लीज गो हेड। नमो बुद्धाय, जय भीम, वेलकम टू धम्मावे। नमो बुद्धाय, जय भीम सभी को। आज मैं आपके समक्ष 23 दिसंबर से लेके 29 दिसंबर तक की वीकली रिपोर्ट प्रस्तुत करूंगी। 23 दिसंबर 1955 को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इन्होंने अपनी पुस्तक थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स जी, प्रकाशित। लगता है क्योंकि आज थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा है। अ, जी डॉक्टर सुजाता जी, आप। जी, हम क्षमा चाहते हैं कि डॉक्टर सुजाता जी का भी नेटवर्क का इश्यू हो रहा है। हो सकता है भारत में कुछ बारिश वगैरह, मौसम खराब हो रहा है। जी, जी डॉक्टर सुजाता जी। जी, लगता है आपका डॉक्टर सुजाता जी, आपका नेटवर्क का इश्यू है। तो या आई थिंक ट्राई जी करें दोबारा लॉग आउट, लॉग इन करने की। तो तब तक हम जो हमारा बोध गया का उसको आज़ाद कराने का जो कार्य चल रहा है, जो संघर्ष चल रहा है, तो हम सभी दर्शकों को ये विनती करेंगे कि वो उस संघर्ष में साथ दें। हमारे काश लामा जी हैं, और भी बहुत बड़ा टीम है जो हमारे बोध बिहार को जो आज़ाद कराने का संघर्ष चला रहे हैं। हम तन मन धन से उनका साथ देना चाहिए, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि सभी जो धार्मिक स्थान है वो। जी, गो हेड प्लीज। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कैन साहब। मैं, क्योंकि आपने जैसे बताया कि हमें काफ़ी दिक्कत आ रही है आज लाइव प्रोग्राम करने के लिए, क्योंकि भारत में बहुत सारे स्टेटों के अंदर बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। उसके कारण जो नेटवर्क की काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो डॉक्टर सुजाता, आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ जी, हाँ सुन पा रही हूँ। मेरी आवाज तो क्लियर है? जी जी जी, अभी ठीक है, आप प्लीज कंटिन्यू। यस 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 या। तो 23 दिसंबर 1955 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इन्होंने अपनी जो किताब थी थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट प्रकाशित की। इस किताब में उन्होंने भारत में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन पर अपने विचार व्यक्त किए हैं, जिसमें भाषाई राज्यों का समर्थन किया, जिससे लोगों की सांस्कृतिक और भाषाई पहचान को बनाए रखने में मदद होंगी, तथा छोटे और प्रबंधीय राज्यों का समर्थन किया। उन्होंने महाराष्ट्र के लिए एक स्वतंत्र राज्य की मांग की थी, जिसमें बॉम्बे, जो आज का मुंबई, भी शामिल है, एवं राज्यों के अधिकार संतुलित किए थे, केंद्र के नियंत्रण में हो, ये भी बताया था। ये किताब जो है भाषाई राज्यों के पुनर्गठन की दिशा में एक बौद्धिक मार्गदर्शिका साबित हुई, और भारत के प्रशासनिक नक्शे को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई। 24 दिसंबर 1952 को राजाराम महाविद्यालय में कोल्हापुर, यहाँ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इन्होंने भाषण दिया था। 24 दिसंबर 1973 को ईवी पेरियार रामास्वामी, इनका स्मृति दिन रहता है। इनका निधन 24 दिसंबर 1973 को हुआ था। वे एक सामाजिक सुधारक, तर्कवादी और द्रविड़ आंदोलन के प्रमुख नेता थे। उन्होंने जाति प्रथा, ब्राह्मणवाद और पितृसत्ता के खिलाफ संघर्ष किया था। उन्होंने दक्षिण भारत में द्रविड़ संस्कृति और भाषा को बढ़ावा देने के लिए द्रविड़ कड़गम, महिलाओं की शिक्षा, विवाह की स्वतंत्रता और समानता के लिए आंदोलन चलाया था। पेरियार जी ने हमेशा धर्म और ईश्वर की अवधारणाओं को चुनौती दी और तर्कवाद का प्रचार किया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और
पेरियार दोनों भी व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे के कार्य को सराहा करते थे। इसलिए पेरियार जी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके बौद्ध धर्म अपनाने के कार्य का हमेशा समर्थन करते थे और संविधान निर्माता के प्रयासों को भी उन्होंने सराहा था। दोनों का उद्देश्य भारत को एक समतामूलक और न्यायपूर्ण समाज बनाना यही था। उनकी सोच और आंदोलन ने भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव डाला है। इस तरह पेरियार जी का योगदान तमिलनाडु और भारत के सामाजिक सुधार आंदोलन में अद्वितीय है। उनके विचार आज भी सामाजिक न्याय और समानता की प्रेरणा बने हुए हैं। उनके स्मृति दिन पर हम पूरी धम्मावली की टीम की तरफ से उन्हें कोटि कोटि नमन करते हैं। 25 दिसंबर 1927 को महाड़ यहाँ दलित समाज के लोगों का सम्मेलन हुआ था। 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये घटना महाराष्ट्र के महाड़ में हुई थी, जहां डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने अनुयायियों के साथ मनुस्मृति की प्रतिमा जलाई। जब ये प्रतिमा जलाई गई थी, उस समय में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने ये बताया था कि जातिवाद, भेदभाव और महिलाओं के प्रति अन्याय का स्रोत थी ये मनुस्मृति। इस ग्रंथ को जलाकर उन्होंने जाति व्यवस्था और शोषण का विरोध किया। महाड़ में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने अस्पृश्य को सार्वजनिक चौदार तालाब का पानी पीने के लिए आंदोलन किया था। मनुस्मृति दहन उसी आंदोलन का एक हिस्सा था। मनुस्मृति दहन दिवस ये जो है भारतीय समाज में सामाजिक न्याय और समानता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। यह बाबा साहब के नेतृत्व में महत्वपूर्ण दलित आंदोलन था और आज भी दलित चेतना के रूप में इतिहास में एक ऐतिहासिक घटना के रूप में याद किया जाता है। इसी घटना को हम स्त्री मुक्ति अधिकार दिन के नाम से भी जानते हैं। आज लगभग इस घटना को 97 साल हो चुके हैं। मनुस्मृति का दंश क्यों जीवित है आज हम देख रहे हैं, क्योंकि आज भी भारत देश के कई हिस्सों में इसके प्रावधान हम देख रहे हैं कि कैसे अत्याचार हो रहे हैं। जैसे कि अभी की घटना है इसी महीने की, महाराष्ट्र के परभनी जिले में 10 दिसंबर को देखेंगे कि संविधान की प्रतियां जलाई गई। इस घटना से देश में आक्रोश और बहस को जन्म दिया गया है, क्योंकि ये भारतीय लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्य का अपमान है। तो 10 दिसंबर 2024 को परभनी में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा के पास भारतीय संविधान की कांच में संलग्न प्रतिकृति को रखा गया था, लेकिन एक व्यक्ति द्वारा उसे क्षतिग्रस्त किया गया। इस अपमान के बाद हिंसा भड़क गई परभनी में और पुलिस ने 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया, जिसमें सोमनाथ सूर्यवंशी ये एक लड़का था जो लॉ का स्टूडेंट था। उसकी पुलिस कस्टडी में उनके मारपीट के मतलब इसमें पीसीआर हुआ, उसमें उनकी डेथ हो गई। तो जिससे दलितों का उत्पीड़न बढ़ा और पुलिस की बर्बरता सामने आकर व्यापक आक्रोश ले रही है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि मनुस्मृति आज भी कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से अन्याय कर रही है, उनके विचारों को जागरूक करके अन्याय कर रही है। इस दिशा में हम सबका ये योगदान है, हमें कुछ करना चाहिए और इसका कुछ परिणाम भी होना चाहिए। तथागत बुद्ध ने कहा था, जैसे हो वैसा ही समाज में दर्शित होना चाहिए। इसलिए आज हमें संगठित होकर, जागरूक होकर हमें इस बात को रोकना चाहिए, ये हमारी आज की जरूरत है। 25 दिसंबर 1953 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनका भाषण निपान बेलगांव यहाँ पे हुआ था। 25 दिसंबर 1954 को देहू रोड विहार में तथागत गौतम बुद्ध की मूर्ति की स्थापना डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके हाथों हुई थी। 26 दिसंबर 1927 को महाड़ या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इन्होंने महाड़ सत्याग्रह के दूसरे चरण में एक सभा का आयोजन किया था। ये सभा जातीय भेदभाव और अस्पृश्यता के खिलाफ उनकी क्रांतिकारी सोच थी। उन्होंने मनुस्मृति को दलितों और महिलाओं के शोषण का मुख्य कारण बताकर सभी दलितों, अस्पृश्यों को शिक्षा और संगठन के माध्यम से सशक्त बनने को प्रेरित किया था। यह सभा असमानता और जातिगत शोषण के खिलाफ व्यापक क्रांति की शुरुआत थी। इस सभा में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने संदेश दिया कि समाज में तब तक समानता नहीं आ सकती जब तक कि धर्म और समाज के शोषणकारी बातों को चुनौती न दी जाए। 26 दिसंबर 1937 को रत्नागिरी के खेड़ गांव में चर्मकार सम्मेलन भराया गया था। 27 दिसंबर 1927 को चौदार तालाब सत्याग्रह का अधिवेशन हुआ था तथा सत्याग्रह स्थगित किया गया था।
27 दिसंबर 2024 को, मतलब अभी की बात है, नागपुर के सुदत्त विहार में एनआरआई अम्बेडकर मीटिंग ली गई थी, जिसमें 20 देशों के एनआरआई आए हुए थे। वहां पे मैं भी शामिल थी। उन्होंने अपने अपने देशों में किस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर इनका कार्य तथा विचारों को वहां प्रस्तावित किया, साथ में वो भारत के लोगों को कैसे मदद करते हैं, ये भी बताया। उनका उद्देश्य यही है कि जिन 16 पढ़े लिखे लोगों ने बाबा साहब को धोखा दिया था, उस समय बाबा साहब ने उनको मदद की थी, उन्होंने केवल विदेश में जाकर उच्च शिक्षा हासिल कर कर खुद के ही परिवार का भला किया। इसका बेहद दुख बाबा साहब को उस समय था। लेकिन हम डॉक्टर बाबा साहब के अनुयायी होने के कारण इस घटना को न दोहराते हुए विदेश में रहकर अपने समाज का विकास कैसे करें, उनकी उन्नति के लिए कैसे प्रयास करें, इसी बात को इस संगठन के द्वारा चर्चा करके श्री राजू कामले जी इनके एम को, मतलब अंबेडकर इंटरनेशनल मिशन को आगे बढ़ाएंगे, ऐसी बातें उन्होंने सामने रखी। और श्री राजू कामले जी इनके कार्य को सराहते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की थी। 28 दिसंबर 1881 को वडोदरा के सयाजीराव गायकवाड़ इनका राज्याभिषेक हुआ था। 28 दिसंबर 1941 को अहमदाबाद यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इनका भाषण हुआ था। 29 दिसंबर 1971 को कर्मवीर दादा साहेब गायकवाड़ स्मृति दिन रहता है। उनके स्मृति दिन पर हम पूरी धम्मावी की टीम की तरफ से शत शत नमन करते हैं, उन्हें विनम्र अभिवादन करते हैं। वो भारत के प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और दलित आंदोलन के नेता थे। बाबा साहेब अम्बेडकर के वो काफी निकट थे और उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के वंचित और शोषित वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित किया था। वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के कार्य को हमेशा आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करते थे। उन्होंने दलितों को समान अधिकार दिलाने और सामाजिक भेदभाव को खत्म करने के लिए कई आंदोलन का नेतृत्व किया था। उन्होंने दलितों को शिक्षा और आत्मनिर्भरता और आगे बढ़ने को प्रेरित किया था। भूमिहीन किसानों और मजदूरों के लिए उन्होंने भूमि सुधार आंदोलन भी चलाया। वे भारतीय संविधान सभा के सदस्य भी रहे और भारत के लोकतांत्रिक मूल्य को मजबूत करने में उनका काफी योगदान था। इसलिए दादा साहब गायकवाड़ इन्हें भारत सरकार के द्वारा 1968 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। उसके बाद हम देखेंगे कि 29 दिसंबर 2024 को, मतलब आज के ही दिन, माजिया, ये जो बुद्ध विहार है, ये बदायूं में है, यूपी में। यहाँ भंते जी डॉक्टर चंद्रकीर्ति, जो महिला सशक्तिकरण संघ के संस्थापक है, उन्होंने नेकपुर के अंबेडकर पार्क में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के प्रतिमा पर माल्यार्पण करके धम्मदेशना दी तथा माजिया बुद्ध विहार में सैकड़ों बुद्ध उपासकों को धम्मदेशना देकर कहा कि माजिया बौद्ध पर्यटक स्थल है जो बौद्ध संस्कृति का प्रतीक है। यहाँ के बुद्ध रिसर्च सेंटर के कन्वीनर तथा बौद्ध महाउपासक डॉक्टर क्रांति कुमार, इन्होंने कहा कि बदायूं सूफी संतों का शहर रहा है और ये बुद्ध की धरती है। इस सेंटर द्वारा धम्मा को आगे बढ़ाया जा रहा है तथा आने वाले 29 मार्च 2025 को माजिया में एक विशाल बुद्धिस्ट सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें देश विदेश से बुद्धिस्ट अनुयायी शामिल होंगे। इस तरह से मैंने आपके समक्ष 23 दिसंबर से लेके 29 दिसंबर तक की वीकली रिपोर्ट प्रस्तुत की हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय हिंद। नमो बुद्धाय, जय भीम। डॉक्टर सुजाता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमेशा ही बहुत ही जो इम्पोर्टेंट डेज होते हैं वो हमारे दर्शकों को बताते हैं, जिससे वो अगर वो और भी इसको डिटेल जानकारी उनको चाहिए तो वो इसका डिटेल में जा सकते हैं। जैसे आपने ये भी पेरियर रामास्वामी जी के बारे में बताया, उन्होंने ईश्वरवाद और रबवाद के जो विवाद है उसके बारे में हमारे लोगों को बताया, और इससे बचने के लिए उन्होंने उपाय भी बताए हैं, जो कि काफ़ी हमारे लोगों के लिए लाभकारी हो सकते हैं। जैसे लोग हमारे काफ़ी पैसा और एनर्जी वेस्ट करते हैं, उस पे वो पैसा और एनर्जी बचा सकते हैं अगर हम अपने भगवान बुद्ध की, बाबा साहेब और ऐसे महापुरुषों की शिक्षाओं पर चलें तो हम अपना काफ़ी टाइम और मनी बचा सकते हैं। तो चलते हैं टोरंटो, आनंद भाई साहब। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आप जानते हैं, क्योंकि आज हमें शुरू से ही काफ़ी नेटवर्क का इशू रहा है,
तो आज हमारे जो गेस्ट स्पीकर थे वो भी किसी कारण हमारे साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन जो उनके क्वेश्चंस हैं, जैसे आप जानते हैं कि आदरणीय डॉक्टर हरबंस बिरदी जी हर वो जो वहाँ पे जो डेमोन्स्ट्रेशन बोध गया को आज़ाद करवाने के लिए रखी गई, उसमें हर डेमोन्स्ट्रेशन में वो शामिल हुए हैं। तो जानकारी उनसे भी उनके पास भी बहुत है, लेकिन उससे पहले मैं एक पोस्टर आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे आप जानते हैं कि जो फ्रंट लाइन रनर्स हैं, डॉक्टर एक्सक्यूज मी आकाश लामा जी, वो पंजाब में आ रहे हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं पोस्टर के अंदर, वो जो संघमित्रा बुद्ध विहार है फगवाड़ा के अंदर, वहाँ पे वो 6 बजे पहुंचेंगे 27 जनवरी को। और उसके साथ साथ वो 3 बजे जो डॉक्टर अम्बेडकर भवन जलंधर है, वहाँ पे उनके लिए प्रोग्राम रखा गया है। तो जो डॉक्टर हरबंस बिद्दी जी वो विशेष मेहमान हैं इस प्रोग्राम के अंदर। और आकाश लामा जी जो मेन स्पीकर हैं वो सारी की सारी जानकारी देंगे। तो हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप 27 जनवरी को जो सबसे पहले अम्बेडकर भवन पहुंचे। 3 बजे वहां पे रखा गया है प्रोग्राम आकाश लामा जी का, और उसके साथ उसके बाद 6 बजे जो संघमित्रा बुद्ध विहार फगवाड़ा में है वहां पे रखा गया है। तो वहां पे आप जरूर पहुंचे। तो चले हम जो कुछ क्वेश्चन हम करना चाहते थे। हमारे जो आज के गेस्ट स्पीकर थे सतीश कुमार जी, जो अपोजिशन पार्टी के वो पार्टी में एमएलए हैं, जो बिहार से हैं वो। सो जो ये क्वेश्चन जो यही है कि जो स्ट्रगल है बहुत देर से बोध गया को आजाद करवाने से चल रही है। सो डॉक्टर साहब, जो मेरा क्वेश्चन है, जैसे हम देखते हैं कि जो जो स्ट्रगल है ये जब हम पढ़ते हैं 1891 से 1891 से जो अनागरिक धर्मपाला जी जो वेनेबल थे, उन्होंने ये जो शुरू बोध गया को याद करवाने के लिए जो जो शुरू किया था। उसके बाद जो जापान के जो वेनेबल हैं 1992 से, उन्होंने कैरी उसको बहुत बड़े लेवल पे किया, बहुत पैसा खर्च किया। तो उसके बाद फिर ये जो मामला हमारे सामने आया है बौद्ध विहार को आजाद कराने का, कि क्या ऐसा तो नहीं है कि जब हर बार जो जो ऐसा जो मोमेंटम हम क्रिएट करते हैं, जो ऑफिशियल जो है गवर्नमेंट के दफ्तर हैं, उसके हम मेमोरेंडम देते हैं, मेमोरेंडम देने के बाद उसके बाद मूवमेंट खत्म हो जाती है। क्या इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, जहाँ कुछ आगे का प्रोग्राम क्या है? थोड़ा हम जो हमारे दर्शक हैं उनको जरूर बताएं जी। थैंक यू वेरी मच आनंद जी। देखो, बात ऐसी है, मैं पंजाबी होने के नाते जरा कुछ उसी भाषा में कहेंगे जो हमारे दुश्मनों को समझ आती है। और जो ये बहुत तरसजोग सिचुएशन है, क्योंकि हमारी शराफत का, हमारा नॉन वायलेंस का वो गलत फायदा उठा रहे हैं। हालांकि देखा जाए, ये जो वहाँ पे कब्जा किए हुए ब्राह्मण हैं, वो सारे का सारा जो उनका कुड़वा है, वो सभी डरपोक हैं। इतिहास में जाकर देख लो, उन्होंने कभी लड़ाई नहीं की। लेकिन हम वॉरियर हैं, हम मार्शल रेस हैं। तो जो बात आपने कही है, लेकिन जब पानी यहाँ तक आ जाएगा तो फिर हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो अगला स्टेप है, जिस तरह बहुत से लोग जानते होंगे कि 12 फरवरी को जिस दिन हमारे गुरु रविदास जी का भी जन्मदिन आता है, तो उस दिन को बोध गया महाविहार के सामने धरना लगाया जाएगा। कुछ लोग भूख हड़ताल करेंगे। तो मैं 11 जनवरी को बोध गया पहुंच जाऊंगा। कितने दिन की हंगर स्ट्राइक है देखते हैं। अगर एक आधा दिन मुझे मौका मिला तो मैं भी हंगर स्ट्राइक पे बैठूंगा। और इस तरह से 12 तारीख का अगर कुछ वहाँ पे गवर्नमेंट में कोई बदलाव नहीं आया, तो फिर वो जो डेट है वो तय की जाएगी
कि बोध गया से लेकर पटना तक हमारे जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो पीस वॉक करेंगे और पटना में जाकर जो विधानसभा है उसका घेराव करेंगे। तो ये नेक्स्ट है। लेकिन एक बात कहते हुए मुझे बहुत खुशी होती है कि जो धम्मा बस है, जो हमारे बहुत अच्छे मित्र राजेंद्र पाल गौतम दिल्ली में उन्होंने एक बस तैयार की है जो देखने से ही लगता है कि ये कुछ बौद्धों का है। तो वो बस को लेकर हमारे आकाश लामा जी और भिक्षु संघ, क्योंकि जो रणभूमि होती है वहाँ पर लोगों को स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। और वो जो बस है ये 12 फरवरी से पहले पहले बौद्ध गया महाविहार के आजू बाजू में जो हमारे लोग रहते हैं उनको जागरूक किया जाएगा। इर्द गिर्द ही नहीं, यहाँ यहाँ हमारे लोग बिहार में रहते हैं, सबको बौद्ध गया के बारे में जागरूक किया जाएगा। ये बात मैं दावे से कह सकता हूँ कि सारे भारत में 20-25% लोगों को भी पता नहीं है कि वहाँ बौद्ध विहार का क्या मसला है और उसके बारे में क्या करना है। तो जो मसला है वो बड़ी तेज़ी से चल रहा है। अगर देखा जाए तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की धारा 13 है, 13 है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट होने से पहले किसी भी स्टेट में, किसी भी गांव में, किसी भी तरह का जो कानून है वो सभी खत्म किए जाते हैं और जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है वो ही इम्प्लीमेंट होगा। तो ये कॉमन सेंस है कि जो बिहार गवर्नमेंट का 1949 का एक्ट है वो जब भारत का कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ तो वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है। लेकिन बात ये हो रही है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब उनकी लाठी है, वो सोचते हैं हम कुछ भी कर सकते हैं। मुझे मोहम्मद अली जिन्ना की एक बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि आपने हिंदुओं को गुलाम देखा है, जिस दिन ये आज़ाद हो जाएंगे तो ये दूसरे लोगों का जीना मुश्किल कर देंगे। उनकी ये बात बिल्कुल सही है। आज जितनी माइनॉरिटीज़ है वो कभी नहीं कहते कि हमारा धर्म खतरे में है, लेकिन जो आज राज कर रहे हैं वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं बच्चों की तरह कि हिंदू धर्म खतरे में है। अरे 80% पोजीशन पर ब्राह्मण बैठे हुए हैं तो वो कैसे खतरे में हो गया? करोड़ों तुम्हारे मंदिर हैं और हम बौद्धों के 90% जो आज हिंदू मंदिर हैं वो हमारे बौद्धों का है जिस पे आप कब्जा किए हुए हैं। हम पंजाब से हैं। जब ह्यून सांग पंजाब आया, पंजाब में उनको हर्षवर्धन छोड़ने आया, जब वो चाइना वापस जा रहे थे तो आज के जालंधर में, आज के जालाधार तक वो हर्षवर्धन उनको छोड़ने के लिए आए। तो हर्षवर्धन अपनी जीवन गाथा में लिखते हैं जो इंडिया में उन्होंने देखा, तो वो कहते हैं कि मैंने जालंधर और जालंधर के आजू बाजू में 100 बुद्ध विहार विजिट किया। कितना? 100। आनंद जी, आपका तो जन्म भी जलंधर का है, लेकिन मैं तो होशियारपुर में पैदा हुआ, लेकिन फिर भी जलंधर में मैं कम से कम 100 बार तो जा चुका हूँ। मुझे तो कोई बुद्ध विहार वहाँ दिखाई नहीं दिया। तो क्या हमारे बुद्ध विहार जो है वो हवा में उड़ गए, जाके वो धरती में निकल गए? तो वो कहाँ है हमारे बुद्ध विहार? चलो 100 को छोड़ो, हमें 10 ही बता दो कहाँ पर है, नहीं तो हम आपको बताएंगे कि हमारे बुद्ध विहार कहाँ है। तो ये जो बुद्ध गया की लड़ाई है ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी अम्बेडकरी है, जो भी बुद्धिस्ट है, ये उनको इस लड़ाई में कूद जाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि टू लेट हो जाए, क्योंकि ये जो बौद्ध गया है ये मैं दावे से कह सकता हूँ वहाँ पर इतनी इनकम है। जापान के लोग आते हैं, साउथ कोरिया के लोग आते हैं, जितने बुद्धिस्ट अमीर कंट्री हैं उनके लिए 1-2 करोड़ देना कोई मुश्किल नहीं है। अगर बौद्ध गया हमारे हाथ में आ गया, आएगा, अगर जब आएगा तो 1 साल के अंदर अंदर हम वहाँ पे भारत का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनाएंगे जिसमें लोगों का मुफ्त इलाज होगा। इतने पैसे आते हैं। और 2-3 साल के अंदर अंदर बोध गया के नज़दीक ही
हम इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाएंगे कि भारत की वो, जैसे पहले तक्षशिला थी, उस तरह भारत की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी होगी। लेकिन इस तरह हमें तन, मन और धन से इस जो मूवमेंट है उसमें हमें हिस्सा डालना चाहिए। मैं 21 अक्टूबर को भी वहाँ था और ये 12 फरवरी को भी वहाँ हूँगा। अगर मार्च अप्रैल में जरूरत पड़ी जी मैं फिर भी जाने के लिए तैयार हूँ। तो मेरा सबसे यही निवेदन है कि तन, मन और धन से इसमें हिस्सा डालो, कहीं ऐसा ना हो कि हम टू लेट हो जाएं। थैंक यू जी वेरी मच। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और एक सवाल और है, और सवाल पूछने से पहले आई थिंक आदरणीय कैन साहब के पास वो क्वेश्चन आया है। तो उससे पहले मैं जो प्रोग्राम लामा जी के रखे गए हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जैसे मैं जो संघमित्ता बुद्ध विहार है वहाँ पे 27 जनवरी का जो प्रोग्राम पोस्टर शेयर हो चुका है, उसके साथ साथ जो अंबेडकर भवन में दो प्रोग्राम रखे गए हैं। एक तो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, 3 जनवरी को जो सेमिनार माता सावित्रीबाई फुले जी को समर्पित उनके जन्मदिन के ऊपर एक सेमिनार रखा गया है। 3 जनवरी को दोपहर 3 बजे वो रखा गया है। तो आपने वहाँ पे भी शामिल होना है। अंबेडकर मिशन सोसाइटी पंजाब जो रजिस्टर्ड की है, उसके साथ साथ अंबेडकर भवन जो ट्रस्ट है उनकी तरफ से ये प्रोग्राम रखा गया है, और समता सैनिक दल भी इस प्रोग्राम का सहयोगी है। तो हम दम्मा वेव की टीम आपको निवेदन करती है इस प्रोग्राम में आप जरूर शामिल हों। और उसके साथ साथ जो आकाश लामा जी का जो बारे जो जो पूरी जानकारी वो देंगे बोध गया जो 1949 एक्ट के बारे में। तो वो भी प्रोग्राम वो 3 बजे 27 जनवरी जो 3 बजे पहले वो अम्बेडकर भवन में आएंगे, उसके बाद 6 बजे वो जाएंगे संघमित्रा बुद्ध विहार। तो जितने भी प्रोग्राम हैं जैसे हम हमेशा कहते हैं कि अगर हम साथ देंगे तो तभी हम हर सलूशन का जो जो उसकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। ये हमारी हमारी ये ड्यूटी बनती है, क्योंकि जो जैसे डॉक्टर हरबंस बेदी जी ने बताया कि अगर हम इस बार इसको लाइटली लिया तो आने वाला समय, जो आने वाली जो हमारे बच्चे हैं वो हमें सारी उम्र कोसेंगे। बोले तो हम चाहते हैं कि जी कर लोगे ने। जी। सो जो दूसरा क्वेश्चन है आई थिंक वो आदरणीय कैन साहब के पास है। कैन साहब, प्लीज जी गो है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद वाली साहब एंड डॉक्टर बेदी सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने काफ़ी डिटेल में जो वहाँ का सिचुएशन बताया है, और आपके तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमेशा ही जो बाबा साहब का मिशन है, बुद्ध धम्म का जो प्रचार प्रसार, उसके लिए तत्पर रहते हैं। और ऑलमोस्ट मेरा ख्याल साल में आपके 4-5 चक्कर जो इंडिया में इसीलिए लग रहे हैं कि आप धम्म के प्रति और बाबा साहब के मिशन के प्रति बहुत वफादार और संघर्ष में ही है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास आया वो ये है कि वहाँ जैसे एक चेयरमैन है, तो उनके साथ हम ये भी कहते हैं कि चार बौद्ध भिक्षु हैं या बुद्धिस्ट हैं। तो वो जो चार लोग और हैं, तो चेयरमैन तो हम मानते हैं कि वो दूसरे हो सकते हैं। तो जो चार बुद्धिस्ट कहलाते हैं, वो उनका क्या रोल है? क्या वो उसके बारे में आवाज नहीं उठाते बौद्ध विहार को आजाद कराने में? इसके बारे में हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, बहुत अच्छा सवाल है। क्योंकि जो चार ब्राह्मण हैं वो तो खाएंगे, लेकिन जो चार बुद्धिस्ट हैं वो क्या कर रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल है। लेकिन जब कहते हैं कि पांच उंगलियां एक जैसी नहीं है, लेकिन देखो पांच एक जैसी नहीं है, मैं मानता हूँ। लेकिन जब ऐसे खाते हैं ना थाली से, फिर एक हो गई ना पांचों। तो जो हमारे बुद्धिस्ट भिक्षु भी वहां पर हैं वो भी उनसे रले हुए हैं, क्योंकि वो मिलकर खा रहे हैं। एक उसमें जो मेंबर है बुद्धों की तरफ से, उसकी 100 टूरिस्ट बस है जो बाहर खड़ी है। लोगों को नालंदा ले जाना है, लोगों को ढुंगेश्वरी ले जाना है,
या सुजाता का घर ले जाना है, या और कहीं जगह पर उसकी 100 बस है। अब 100 बस वो कहाँ से आई? तो इसी तरह से वो जो दूसरे हैं उनमें शायद एक आधा होगा जो कुछ बात करता होगा, बाकी सभी जो है खाने के लिए वो सभी मिले हुए हैं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूँगा आपसे कि जब भंते जो अब लीड ले रहे हैं, जब वो वहाँ पर सेक्रेटरी रहे हैं तो उन्होंने बहुत कुछ चेंजेस किया। बहुत बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। अभी अभी वहाँ पर जो भिक्षु हैं उनकी इस तरह से तलाशी ली जा रही थी कि जैसे वो किसी दूसरे धर्म के कोई हथियार साथ लेकर जाएंगे। तो अब वो बंद करा दिया गया है, जो भिक्षु है उसकी तलाशी की जाएगी, लेकिन वो जो डिटेक्टर है उसी से, लेकिन उसकी बॉडी को टच नहीं किया जाएगा। तो क्योंकि वो जानबूझकर करते हैं। जब मैं चीवर में था तो मैं अहमदाबाद से दिल्ली आ रहा था, तो वो जो सिक्योरिटी चेक करता था तो वो मुझे कहता है ऐसे बाजू करो जैसे करवाते हैं। तो मैं तो उस पर चढ़ गया, तो मैंने कहा एक्सक्यूज मी, अगर मेरी जगह आपका कोई अनपढ़ साधु होता जिससे बदबू आती होती, क्या आप उसको ऐसा कहते? तुम सिर्फ मुझे इसलिए कह रहे हो क्योंकि मैं एक बुद्धिस्ट मॉन्क हूँ, ये आपके लिए शर्म की बात है? मैं क्या बम ले जा रहा हूँ? तो मैंने तो उसको बहुत डांटा। तो इस तरह से अगर नहीं हुआ तो मुझे लगता है कि हमें शायद सड़कों पर भी उतरना पड़े। अगर हम सड़कों पे उतरे सारे भारत में, हम जैसे लोग तो कहेंगे क्योंकि वायलेंस से कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन जो यंग ब्लड है वो हमारी बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि वो गुस्से में होंगे कि 130 साल से इसका संघर्ष चल रहा है और हमारी बात नहीं सुनी जा रही, तो हम और क्या करें? तो फिर आखिरी चारा क्या होता है? लेकिन हम ये रास्ता बिल्कुल अपनाना नहीं चाहते। हम कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन रहकर जो भी काम करेंगे कानून में करेंगे, लेकिन अगर हमारे नौजवान हमारे कहने से भावुक हो गए, हमारे कहा ना माना, तो फिर उसकी रिस्पॉन्सिबल जो बिहार गवर्नमेंट है वो होगी, जिन्होंने आज तक भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 13 को देखकर भी अपना जो 1949 का एक्ट खत्म नहीं किया, और बहुत रिस्पॉन्सिबल होंगे। थैंक यू। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद बिरदी साहब। एक और क्वेश्चन का भी प्लीज आंसर दे दीजिए जाते जाते, क्योंकि वहाँ हमारे बहुत से भिक्षु लोग हैं और आम लोग भी जो इस संघर्ष में साथ दे रहे हैं। तो उनका जो, क्योंकि वहाँ खर्चा भी बहुत होता होगा, उनके जो डोनेशन का क्या प्रोसीजर है उसके बारे में बताइए। कैसे हम डोनेशन कर सकते हैं, कैसे वो फंड्स वहाँ भेज सकते हैं आपके थ्रू, जहाँ यहाँ से कैसे भेज सकते हैं, इसके बारे में प्लीज़ हमारे दर्शकों को जरूर बताइए। हाँ, थैंक यू। बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि जितने भी बौद्ध हैं मैंने देखा है, ऐसे निराशावादी बात नहीं है। जो दान देते हैं वो दिल खोल कर देते हैं। उसके लिए जो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम है उसका अकाउंट है, वो आपको दिया जा सकता है और उसमें आप सीधे पैसे भेज सकते हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, जो एनआरआई है, क्योंकि उनके पास वो लाइसेंस नहीं है जिससे वो विदेश से पैसे मंगवा सकें, तो अगर वो अपने किसी रिश्तेदार को वहाँ भेज दें और वो उनके अकाउंट में डाल दें तो ये सही रास्ता होगा। अगर नहीं तो मुझे फ़ोन करके बोल दीजिए। वहाँ पर जो इंडिया में मुझे जानने वाले लोग हैं, या सीधा उनके अकाउंट में इंडिया से पैसे डाल सकते हैं। उस देखिए, हर काम के लिए जो पैसा है वो बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने अभी अभी जिक्र किया, जो धम्मा बस है, क्योंकि वो बहुत महंगी है, करोड़ों की है, और उसका जो ड्राइवर है वो हमारा ड्राइवर नहीं होगा, वो उन्हीं का ड्राइवर होगा। उस ड्राइवर को तनख्वाह भी देनी है, पेट्रोल भी देना है, और अगर कोई उसको तोड़ फोड़ हो गई वो भी रिपेयर करवाना है। तो पैसा देना बहुत ज़रूरी है। पैसे के बगैर कुछ भी नहीं होगा। और 12 फरवरी को भी जो भिक्षु वहाँ पर आएंगे, चलो हम तो बाबा साहब की मेहरबानी से हमारे 1 पाउंड के 100 रुपया बनता है, लेकिन जितने इंडिया से लोग आएंगे उनके भी खाने का बंदोबस्त करना है। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि दिल खोल कर जो धम्म के लिए दान करो, क्योंकि बाबा साहब ने तो कहा है कि 5% अपनी जो आपकी इनकम है
उसका आपको धम्म को देना है, बौद्ध धम्म का प्रचार के लिए। ये मैंने नहीं कहा, बाबा साहब ने कहा है। मैं तो ये कहता हूँ क्योंकि हमारे लोग अभी इतने पैसे वाले नहीं हुए। अगर आप 5% नहीं दे सकते तो कम से कम 3% ही दो, 2% ही दो, लेकिन कुछ ना कुछ तो दो। अपने घर में ऐश आराम करना, नई गाड़ी ले लेना, नई बंगला ले लेना, उससे धम का काम नहीं होगा। तो सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज दिल खोल कर इस संघर्ष के लिए दान करो, पैसा दान करो। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर बिरदी सर। आपने हमारे जो आज के गेस्ट स्पीकर थे उनकी जो रिप्लेस किया उनको, क्योंकि हम ये जानकारी चाहते थे और हमारे दर्शकों को ये जानकारी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे लोग हैं वो इस संघर्ष में शामिल हो और इस संघर्ष को सपोर्ट करें, ताकि हम हमारा जो बोध गया बोध बिहार है उसको आज़ाद करा सकें। तो चलते हैं टोरंटो आनंद बली साहब के पास। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। जी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ही आज का जो प्रोग्राम हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि कोई डोनेशन की जानकारी जो इनसे भी ले सकते हैं, और जो जितने भी हमारे दमावे के टीम के मेंबर्स हैं, आदरणीय कैन साहब, आदरणीय महेंद्र सलन जी, और इनके साथ आप कुछ भी अगर आप डोनेट करना चाहते हैं तो इनके साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलें, आज का प्रोग्राम हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने प्रोग्राम को शेयर किया, लाइक किया, और जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको जरूर आप सब्सक्राइब कीजिएगा। आ, हम आपके साथ एक प्रॉमिस करते हैं कि जो 2025 है, दमावेव की टीम बहुत जोर शोर से इस प्रोग्राम को और बढ़िया बनाने के लिए और इसको वाइडली ब्रॉडकास्ट करने के लिए एक बहुत अच्छा प्रोग्राम हम बना रहे हैं। तो आपको 2025 में वो देखने को मिलेगा। तो आप इसी साथ ही हमारे साथ जुड़े रहें। नत्थि में शरणंग वरंग आयंग, बुद्धो में शरणंग वरंग एतेन सच वजेन होतु मैं जय मंगलंग। नत्थि में शरणंग वरंग आयंग, धम्मो में शरणंग वरंग एतेन सच वजेन होतु मैं जय मंगलंग। नत्थि में शरणंग वरंग आयंग, संगों में मैं शरणं वरंग एतेन सच वजेन मैं जय मंगल। साधु 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 साधु। 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 जैसे आप जानते हैं कि दमावेव का जो लोगो है, जानो फिर मानो। आ, दमावेव जैसे आ, अगर हम दानों की बात करें तो सबसे बड़ा जो उत्तम दान माना जाता है वो दम का दान माना जाता है। तो जब 10 पारमता की बात करते हैं तो दमावेव जो दम का दान उसके ऊपर काम करता है, उसके साथ साथ तो जो भीम भक्ति है उसको भीम शक्ति में बदलने का काम करता है। सो मे ऑल बी हैप्पी, हेल्थी एंड पीसफुल, एंड बी माइंडफुल, बी काइंड, बी सेफ। सभ्य सत्ता सुखी होतु। प्रोग्राम के अंत के अंदर जैसे आप जानते हैं कि हम जो एक जो सॉन्ग है उसके साथ प्रोग्राम की हम जो एंड करते हैं, लेकिन हमारे जो एक साथी हैं जो दमावे के टीम के सदस्य भी बने हैं, वो जसविंदर सोंधी जी, उन्होंने जो श्लोक हैं दमपद के, उसको सारे श्लोकों को उन्होंने पंजाबी में एक छोटी सी उसके अंदर पूरे के पूरे उसको ट्रांसलेट किया है। तो हर रविवार वो हमारे साथ जुड़ते हैं। तो उन्होंने किसी कारण वो इस हफ्ते हमारे साथ नहीं जुड़ जुड़ पाए, लेकिन उनकी जो रिकॉर्डिंग है उन्होंने हमें भेजी है। तो उसके साथ ही आज का जो प्रोग्राम हम समाप्त करेंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। मेरा नाम जसविंदर सोंधी है। हम हमेशा की तरह हर रविवार को दमपद के 2 श्लोकों की व्याख्या आपके समक्ष रखते हैं। आज भी हम दमपद में से 2 श्लोकों की व्याख्या आपके समक्ष रखेंगे। यमक वग्गों में से श्लोक नंबर 3 और 4। हमारा आज का जो टॉपिक है ओवर थिंकिंग और फॉरगिवनेस। हम जानेंगे इस पर तथागत बुद्ध हमें क्या शिक्षा देते हैं। दमपद में हम पढ़ते हैं, तथागत श्लोक नंबर 3 में हमें ये सिखाते हैं। वो कहते हैं कि मुझे गाली दी, मुझे मारा, मुझे हराया, मुझे लूटा। जो इंसान ऐसे विचार अपने मन में बार बार सोचता रहता है
उसका वैर कभी शांत नहीं होता। सो अगले श्लोक में तथागत क्या कहते हैं? मुझे गाली दी, मुझे मारा, मुझे हराया, मुझे लूटा। जो इंसान ऐसे विचार अपने मन में बार बार नहीं सोचता है, उसी का ही वैर शांत होता है। सो तथागत हमें ओवर थिंकिंग के बारे में क्या शिक्षा देते हैं? तथागत हमें इस श्लोक से हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए। तथागत हमें समझाते हैं कि हमें नकारात्मक विचारों और घटनाओं को बार बार नहीं सोचना है। हर एक इंसान की कुछ ना कुछ घटनाएं होती हैं पास्ट की। सो हमें क्या शिक्षा लेनी है इससे? हमें अपने नकारात्मक विचारों और घटनाओं को बार बार नहीं सोचना है। क्यों नहीं सोचना है? क्योंकि उनको बार बार सोचने से हम क्रोधित होते हैं, हमारे मन के दोष बढ़ते हैं। सो हमें उन्हें छोड़ देना चाहिए, क्षमा अपनानी चाहिए। सो हमें यही शिक्षा जो तथागत बुद्ध इन श्लोकों में देते हैं। सो आज हमने यही सीखा कि ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, हमें बार बार पुरानी घटनाओं को नहीं सोचना है, क्योंकि हमारे मन के दोष और विकार इससे बढ़ते हैं। सो बुद्ध की महान शिक्षाओं को समझे और अपने जीवन पर लागू करें। सो धम्मा वेस की टीम का मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। सो मेरा नाम